हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग जीके जीएस के श्रृंखला पर बात किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तथ्यात्मक चीज़ों पर बात कर रहे हैं। और उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत का इतिहास, भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल, फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान है, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स और विविध के जो सेक्शन है, उनके सभी तथ्यात्मक चीज़ों पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो भारतीय संविधान संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग 1 हो चुका है, भाग 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं। नागरिकता से भी एक लेक्चर हो चुके हैं और नागरिकता से संबंधित जो संशोधन है आज उस पर हम बात करेंगे। और आज आप लोगों का नागरिकता संबंधी जितनी भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और बची चीज़ें हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि जो पहले की चीज़ें हैं, जैसे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, फिर उसके बाद संविधान सभा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान के जो संबंधित जो चीज़ें हैं उससे हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता से संबंधित जो संशोधन है। आज हम लोगों को नागरिकता खत्म हो जाएगा और कल से हम लोग मौलिक अधिकार पर चलेंगे। ठीक है, और मौलिक अधिकार पर बहुत सारे देखेंगे कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, उस पर कम से कम 6, 7, 8 लेक्चर आएंगे। छोटा छोटा रहेगा, आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। अगर एक ही बार में सब बता दिया, 2-3 घंटे का लेक्चर बन जाए तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, वहाँ पर बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, तो छोटे छोटे चीज़ों को कर शॉर्ट फॉर्म में एकदम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। और यहाँ पर जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उसी पर हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो पूछा जा सकता है, जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहे और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। तो चलिए देखिए कि नागरिकता संबंधित जितने भी संशोधन हैं उसके बारे में। और हमने नागरिकता से जो चीज़ें, नागरिकता संबंधी जो चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से नागरिकता का अर्जन किया जाए, किस प्रकार से नागरिकता का वंचित किया जाए, वो सारे प्रावधान जो है भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो समय समय पर संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए कि जो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो संशोधन हुए पहला 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। और इसमें क्या बताया गया कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है और कौन भारत का नागरिक नहीं हो सकता है, और नागरिकता अर्जित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी और नागरिकता से वंचित करने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। यहाँ पर देखिए कि नागरिकता अर्जित करने के लिए 5 प्रकार की बातों को किया गया था। कौन से हैं? जन्म के आधार से। जन्म के आधार पर कहा गया कि एक क्राइटेरिया दे दिया गया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 के समय या 26 जनवरी 1950 के बाद या 26 जनवरी 1950 से जो पहले जो विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, उनमें से उनके जो माता पिता हैं उनमें से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि पहले तो पिता के आधार पर दिया गया था कि जो पिता के आधार पर ही भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन 1992 में एक संशोधन किया गया, उसमें माता के आधार पर भी उसको जोड़ लिया गया और इसके आधार पर देखेंगे कि माता और पिता को समान दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो भारत के बाहर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, भारत के जो क्राइटेरिया है कि 26 जनवरी 1950 के समय और उसके बाद जो भारत के जन्म लेंगे तो वो क्या होंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे। और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत में के बाहर जन्मे व्यक्ति हैं, बच्चा है, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। वही बात जो पहली बात है उसके आधार पर कही गई। दूसरी बात देखिए, दूसरा जो आधार दिया गया क्या है? वंशाधिकार। वंश के आधार पर भी वही होगा कि माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या पिता मही में से वहाँ पे कोई भारत में जन्मा हो। और फिर उसके बाद देखिए कि 26 जनवरी 1950 से पहले, पहले नहीं होगा, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 के समय या 26 जनवरी 1950 के बाद की बात की जाएगी। और फिर उसके बाद देखिए जो 3 दिसंबर 2004। ठीक है, अगर इस तरह का जो प्रावधान है कि जो माता पिता उसके भारत का जन्मा हो, तो वहाँ पर देखिए कि जो 26 जनवरी 1950 के समय या 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को उनको भारत की नागरिकता दी गई और वो वंशाधिकार के आधार पर। और यहाँ पर बात कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद वहाँ पर वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, उनके लिए जो क्राइटेरिया है अलग बना दिया गया। और क्या कहा गया? इनके आधार पर वहाँ पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, इनके आधार पर नागरिकता मिलेगी। और वहाँ पर माता पिता में से तो कोई जन्मा हो भारत में, उन्हीं को नागरिकता मिलेगी। और जो माता को कब जोड़ा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माता को कब जोड़ा गया? जन्म के आधार पर माता को जोड़ा गया था 1992 में।
1992 में, पहले 1992 से पहले पिता के वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद देखिए कि पंजीकरण के आधार पर यानी कि भारत में जो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि कम से कम वो 6 मास तक रहा हो भारत में, या फिर 5 वर्ष तक मामूली रहा हो। और ये 5 वर्ष का जो क्राइटेरिया है ये सभी में मान्य है। ठीक है, यानी कि देशीकरण में भी वो मान्य होगा कि 5 साल तक देशीकरण की जो बात कही गई है कि देशीकरण के आधार पर भी वहाँ पर नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर 5 वर्ष, और जो पंजीकरण के आधार पर 6 मास तक, पंजीकरण के पहले वो 6 मास तक पूर्ण रूप से भारत में रहा हो, या उसके पहले 5 वर्ष तक भारत में मामूली तौर पर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बात कही गई थी देशीकरण, पंजीकरण के आधार पर। फिर उसके बाद देखिए कि देशीकरण के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी कि कम से कम, जब देशीकरण का जो आवेदन कर रहा है, क्या कर रहा है, देशीकरण के आधार पर वो आवेदन कर रहा है, तो उसके पहले 1 वर्ष तक वो पूर्ण वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक वो पूर्ण रूप से भारत का नागरिक हो और 5 वर्ष तक मामूली रहा हो। फिर उसके बाद देखिए उसमें कहा गया देशीकरण के आधार पर कि संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं का जो उल्लेख है, उनमें से एक भाषा का उसको पर्याप्त ज्ञान हो। कैसा ज्ञान हो? पर्याप्त ज्ञान। ठीक है, एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होगा तभी उसको देशीकरण के आधार पर वहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। फिर इसके बाद देखिए भूमि के अर्जन से क्या मतलब है कि भारत के जो पहले, यानी कि आज़ादी से पहले जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे, उसको आज़ादी के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर्गत लाया गया। तो उस समय जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर थे, वहाँ पे एक नागरिकता का प्रावधान था। उसके बाद जब उसका अधिग्रहण हो गया, उसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया, तो वहाँ के नागरिकता भी यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। जो वहाँ के नागरिक है वो यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि भूमि अर्जन द्वारा राज्य क्षेत्र अधिग्रहण के आधार पर, या ठीक है, या वो भारत में आकर रहकर वहाँ पर इन सभी के आधार पर अगर वो है व्यक्ति, जन्म से वंशाधिकार के आधार पर, फिर देशीकरण के आधार पर, तो वहाँ से रह रहा व्यक्ति और वहाँ से रहते हुए उन्होंने ज़मीन भारत में खरीद ली। ठीक है, भारत के किसी राज्य क्षेत्र में ज़मीन खरीद ली और इस राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण के आधार पर भी वहाँ भारत की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए कि जो भारत में भारतीय जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, ये सारी बातें आधार बनती हैं कि भारत में कौन नागरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 वो भारत में यही बताता है कि कौन से लोग जो है भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, और फिर उसको देखिए कि नागरिकता की समाप्ति 3 आधार पर की जाती है। एक पहला है परित्याग करके, दूसरा पर्यावसन करके या वंचित किया जाना। परित्याग मतलब कि परित्याग और पर्यावसन, ठीक है, ये दो बातें जो हैं, ये 2 बातें ये कहती है कि जैसे कि आप कोई भारत के नागरिक हैं और फिर वहाँ पर जाकर देशीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं या स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो वहाँ पर स्वतः ही वहाँ पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें जो हैं इन दोनों परित्याग और पर्यावसान में बातें कही गई हैं। फिर उसके बाद तीसरी जो बात है कि पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त है, ठीक है, किसके द्वारा? पंजीकरण या देशीयकरण के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता जो प्राप्त है या देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता प्राप्त है, वहाँ पर सरकारी आदेश यानी कि केंद्र सरकार के आदेश पर उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वंचित किया जाए, यानी कि 1955 का अधिनियम क्या कहता है कि भारत में किस प्रकार से नागरिकता अर्जित किया जा सकता है और भारत में जो नागरिक है नागरिकता से वंचित किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखिए कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या कहा गया है कि जो पंजीकृत होने वाला व्यक्ति है, यानी कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए जो पंजीकरण की बात कही गई, उसके लिए जो 5 वर्ष का क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था उसको बनाए रखा। ठीक है, और यही जो 5 वर्ष है उसको देशीकरण में क्या कर दिया, बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया। 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया था। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि देशीकरण के संबंध में जो नागरिकता 5 वर्ष की थी उसको 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है,
और वहाँ पर ये बात हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहता है उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, ठीक है। ये हमेशा हर जगह रहेगा। फिर इसके बाद देखिए एक अधिनियम आता है 1992 में। 1992 में अधिनियम ये लाया गया, अभी बताया आपको, कि माता को के आधार पर भी बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। और यहाँ पर माता और पिता दोनों को एक साथ सम्मिलित किया गया, समान दर्जा दिया गया 1992 के अधिनियम में। फिर इसके बाद देखिए कि एक अधिनियम आता है 2005 में, भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005। इससे पहले एक 2003 में भी आया था, उसमें कहा गया था कि 2003 वाले संशोधन में कहा गया कि भारत की जो दोहरी नागरिकता है वो 16 देशों को दी जाएगी, ठीक है। 16 देश थे वहाँ पर, उनको दी जाएगी। और 2005 में क्या कहा गया कि 2005 में जो 16 देश हैं वहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर शेष सभी देशों के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है। तो वही बात है कि कब किया गया था, 7 जनवरी 2005। ये डेट हमेशा याद रखिएगा, 7 जनवरी 2005 से यह अधिनियम लागू है, ठीक है। फिर इसको देखिए कि 26 जनवरी वही सब क्राइटेरिया वही सब रहेंगी जो पहले बताया गया 1955 में, वही सारी क्राइटेरिया रहेंगी। और उसके बाद जो कहा गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर शेष सभी देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। और कभी प्रश्न पूछ दे कि भारत में दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है कब किया गया, 2005 में, सिर्फ विदेशियों के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नागरिकता से जो NRI बोला जाता है उनको क्या किया गया, कार्ड भी जारी किया गया, ठीक है। IOC कार्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए कि जो नागरिकता के प्रावधान है उसमें कार्ड भी जारी किए जाते हैं कि वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कब किया गया, 2005 में। फिर इसके बाद देखिए कि अगर कोई राज्य क्षेत्र जो है 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जो भारत का अंग बना, जैसे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम जो है 15 अगस्त 1947 के बाद यानी कि 1975 में वहाँ पर भारत का राज्य बनाया गया था। उसके पहले वो यूनियन टेरिटरी था, संघ शासित क्षेत्र था। तो वहाँ पर उसके आधार पर देखिए कि जो कोई क्षेत्र जो है 1947 के बाद भारत का अंग बना उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। यानी कि राज्य क्षेत्र का भूमि अर्जन के द्वारा, वही बात है, ठीक है। तो जो 1955 का अधिनियम है यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही बताएगा कि भारत का नागरिक कौन होगा। उसके बाद जो जितने भी संशोधन किए गए वो 1955 को आधार बनाकर ही वहाँ पर संशोधन किए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए एक अधिनियम आता है 2019 में, यहाँ पर क्या होता है, CAA आता है, ठीक है, CAB इसको बोला गया। और फिर एक बाद एक है NRC, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये 3 चीज़ों का प्रावधान किया जाता है। और इनमें 3 देश हैं, कौन कौन से हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। इनके जो मुसलमान हैं, ठीक है, इन देशों में रहने वाले मुसलमान हैं उनको छोड़कर, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी देश के मुसलमानों को भारत में नागरिकता देने का प्रावधान बनाया गया। और नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो क्या रहेंगे, यही सब रहेंगे, ये सब रहे, ये और ये। और 2 अधिनियम और नोट डाउन कर लीजिए कि 1992 का एक अधिनियम है, ठीक है, और एक अधिनियम जो है 2003 का है, ठीक है, 2003 का। और इसमें क्या किया गया, माता को जोड़ा गया, माता का। और इसमें क्या किया गया, दोहरी नागरिकता से संबंधित है। और इसमें 16 देश आते हैं, 16 देशों का प्रावधान किया गया था। और 2005 में 2 देश को छोड़कर यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर शेष देशों को नागरिकता देने की प्रावधान, दोहरी नागरिकता देने के प्रावधान किया गया। और 2019 में एक देश और जोड़ लिया गया, कौन सा, अफगानिस्तान। इन 3 देशों को छोड़कर भारत के अन्य सभी देशों के में जो भारत के जन्मे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसके माता पिता जो भारत के नागरिक हों, उनमें से कोई एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उनके बच्चों को जो नागरिकता मिलेगी वो इनके आधार पर मिलेगी, 3 देशों को छोड़कर। किसको, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को छोड़कर, ठीक है, और उनके जो मुसलमान हैं उनको छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर जो मुस्लिमों को छोड़कर 3 देशों के, बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, फिर उसके बाद पारसी हो गए, तो अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको भारत में नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन इनके मुसलमानों को नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बवाल हुआ था कि वहाँ पर जो
कागज़ मांगे गए थे उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर विद्रोह देखने को मिला था, विरोध देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो नागरिकता संबंधी संशोधन है एक शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो डेट दिए गए हैं, ठीक है, उसके समय या उसके बाद की बातें की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और इसके जो पहले लेक्चर हुआ था उसमें नागरिकता से जो अनुच्छेद है वो कंप्लीट हो गए थे। और यहाँ पर आप लोगों के जो भारतीय संविधान के भाग 2 में, ठीक, कहाँ पर है भाग 2, ये बात फिर से बता दे रहे हैं, कौन सा भाग है, भाग 2। और अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11, 5 से 11 ये अनुच्छेद है और ये भाग है। ठीक है, तो ये नागरिकता संबंधित है। तो इन आपका नागरिकता संबंधी जितनी भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो आप लोगों का कंप्लीट होता है। और नोट्स बनाते रहिए और बातों को सुनकर उसको नोट डाउन करते रहिए। शॉर्ट फॉर्म में हमने आपको नागरिकता संबंधी चीज़ें बताई, शॉर्ट फॉर्म में एकदम संक्षिप्त रूप में नागरिकता की चीज़ें बताई और यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कल मौलिक अधिकार के लेकर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग जुड़ते रहे, चैनल पर बने रहे। ठीक है।